नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 14। तो 14 का मतलब है कि 14 दिन तक जो हमारा नया स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर्स वो ऑन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर स्मॉल केस हमारा जो है उसमें हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ऊंचे के बाजार में बुल मार्केट में उल्टे पुल्टे वैल्यूएशन पे आए थे और ऊपर से 30-40-50% डाउन है। हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो स्पिन ऑफ कर रहे हैं, मतलब एक बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनियां निकाल रही है। बड़ी कंपनी एक लार्ज कैप भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो छोटी कंपनी जो स्पिन ऑफ में आती है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप भी होती है, मिड कैप भी होती है। तो वो टाइप की कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर स्मॉल केस। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम रोज़ एक सुबह 8-10 मिनट का एक नॉलेज कैप्सूल करते हैं, ये सोचते हुए कि कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें जो इतने सालों में मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है और जो ध्यान में रह गया है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो इमर्जिंग मार्केट्स आज जिसको दुनिया बहुत नेग्लेक्ट करके रखी थी वहीं से स्टार्ट हुआ। यूके में इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है कि सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड स्टार्ट हुआ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में स्पेनिश बड़े लड़ रहे थे और जब स्पेनिश लड़ रहे थे वहाँ से और स्पेनिश को भगाया गया उधर से ड्यूरिंग द 1820s 1830 साइमन बुलाइवर के समय की बात है, अराउंड दैट 30-40 ईयर्स आगे पीछे। उस समय बहुत बड़ी हवा चली थी कि साउथ अमेरिका में बहुत कुछ है। अर्जेंटीना का अगर आप देखेंगे तो एजी जो है शॉर्ट फॉर्म जो है वो शायद केमिकल नेम फॉर सिल्वर है। हमारे इंजीनियरिंग वाले भैया लोग रिलेट कर पाएंगे उसके साथ। और बहुत कहानी चलती थी कि साउथ अमेरिका में कहीं पे भी आप खोदोगे तो सोना निकल जाएगा, चांदी निकल जाएगा। और इतना वहाँ पे डेवलपमेंट का स्कोप है कि साउथ अमेरिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स टू स्टे इन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सबसे पहले ये बॉन्ड मार्केट स्टार्ट हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पता चला कि 6-7% का 7% का इंटरेस्ट रेट वहाँ मिल जाता था। और 7% का इंटरेस्ट रेट ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज ब्रिटिश बॉन्ड्स जो थे वहाँ पे आपको 3-3.5% इंटरेस्ट देते थे उस समय। अब लोगों को लगेगा 3% इंटरेस्ट, लेकिन याद रखना उस समय इन्फ्लेशन नहीं था। सो 3% भी बहुत बड़ा होता है। अगर इन्फ्लेशन 10% का है और इंटरेस्ट 13% का है, इट्स द सेम एज इन्फ्लेशन 0% का है और इंटरेस्ट 3% का है। बिकॉज हम रियल रेट को देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर से इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो ये जब वहाँ पे जो साउथ अमेरिका में इतनी हलचल हुई बॉन्ड्स रिलेटेड, और बोलते हैं कि बॉन्ड्स जो बिकना स्टार्ट हुआ यूके में एकदम, जिसको बोलते हैं कि विद इन आवर्स विद इन डेज जो है वो सारा सप्लाई खाली हो जाता था। तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो बॉन्ड्स बिका, बुलाइवर का बिका, बोलिविया का बिका, साइमन बुलाइवर जहाँ से थे वहाँ पे। उसके बाद चिली का बॉन्ड्स बिका। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि बोलते हैं कि जब पहला वाला बॉन्ड जब रातों रात ख़त्म हो गया, सब बिक गया, उसके बाद लोगों को नज़र आया कि वहाँ है क्या, हो क्या रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो कंपनीज जो थी जो बॉन्ड्स का पैसा उठाती थी, फ्रॉड भी सबसे पहले यहीं पे हुआ था। वो पैसा कभी साउथ अमेरिका जाता ही नहीं था, वो पैसा यूके ही रह जाता था मोस्ट ऑफ इट। और यूके रहने का ये मतलब होता था कि उसी पैसे से काट काट के ये लोग डिविडेंड देते थे जितने भी इशूअर्स होते थे। और डिविडेंड देने के बाद अगर आप बॉन्ड का इशू कराए हो तो बॉन्ड को भी ये लोग 10% डाउन में देते थे। तो बोलते कि कोई 1824 में एक चिली का कोई बॉन्ड निकला था, चिली जो कंट्री है वहाँ का बॉन्ड निकला था। और चिली का बॉन्ड बोलते हैं 1000 पाउंड का एक बॉन्ड था। यू हैड टू पे जस्ट 10% डाउन। और बोलते थे कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलता था वो 7% का गारंटी किया गया था कि 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और 10% डाउन जब आप देते थे मतलब कि आपने 100 पाउंड दिया और 1000 पाउंड का आपको बॉन्ड मिला। और ये जो 10% डाउन जो वर्ड दिया गया था, सब्सक्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म हुआ स्क्रिप। तो जब हम आज बोलते हैं कौन सी स्क्रिप लेनी चाहिए, इट्स स्क्रिप इज़ नॉट अ स्टॉक, स्क्रिप है सब्सक्रिप्शन का शॉर्ट वर्ड। जो पार्टली पेड शेयर्स थे, फर्स्ट रादर मेरे ख्याल से दुनिया का पार्टली पेड का जो चक्री है वो यूके में स्टार्ट हुआ जब साउथ अमेरिकन बॉन्ड्स के ऊपर उन लोगों ने स्टार्ट किया बॉन्ड्स को इशू करना। तो जब ये हुआ तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ इशू, जो चिली का जो बॉन्ड था विद इन 3 मंथ्स ऑफ इशू, बोलते हैं चिली का बॉन्ड 1000 पाउंड से सीधा 250 पाउंड बढ़कर 1250 पाउंड बढ़ गया। मतलब जिसने 100 पाउंड दिया था उसको 150 पाउंड का इमीडिएट फ़ायदा हुआ इन 2-3 मंथ्स। तो 2 महीने में 3 महीने में 150% का जब गेन हुआ तो पागलपंती छा गई लोगों में। अफरा तफरी इतनी मची कि पेरू करके कंट्री है साउथ अमेरिका में, बहुत आज तो कोई खास नहीं है पेरू, बोलते पेरू के नाम पे बॉन्ड उठा। ये पैसा कभी साउथ अमेरिका नहीं जा रहा है, ये पैसा यूके में ही रह रहा है, ये पैसा फ्रांस में आ रहा है। फ्रांस में इसलिए
क्योंकि यूके में आप 5% से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये दिमाग लगाया कि यार हमारे कंट्री में तो इससे ऊपर चार्ज नहीं होगा, क्यों ना हम फ्रांस में पैसा लगाएं। हाँ, फ्रांस से यूके पैसा लाने में और यूके से फ्रांस पैसा ले जाने में उस समय एलआरएस वाला स्कीम नहीं था। अगर यहाँ वाली हमारी गवर्नमेंट कुछ ज्ञान दे देती उनको उस समय 250-300 साल पहले, तो एलआरएस लगा देते तो मुश्किल होता कि यहाँ से पैसा वहाँ नहीं जा सकता था, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता था। कैपिटल जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीटली फंजिबल था, एक कंट्री से कैपिटल दूसरे कंट्री आता था और दूसरे कंट्री से वापस फर्स्ट कंट्री आता था। तो ये जब बॉन्ड की जब बात हुई कि फ्रांस में जब बॉन्ड का इशू हुआ और वहाँ से पैसा आया, और चिली के बॉन्ड को लेकर जब इतना ज़ोर का हो हल्ला हुआ कि यार 2 महीना में लोगों के 150% के गेन्स आ गए, तो फिर बात हुई पेरू जैसी कंट्री है उसके नाम पे बॉन्ड उठाया जाए। पैसा कभी नहीं जा रहा है, ना पेरू जा रहा है ना चिली जा रहा है, बहुत थोड़ा पैसा जाता था। जो बॉन्ड इशूअर थे वो बड़े होशियार थे, वो क्या करते थे, बॉन्ड का सारा पैसा जो है वो वहीं का वहीं रखते थे, उसी से डिविडेंड दे देते। इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड, उस समय डिविडेंड और इंटरेस्ट एक ही माना जाता था, नाम एक ही था, और उसी पैसे को अपने पास रखते थे। और जब कोई पुराना बॉन्ड री इशू के लिए आता था, रिडेम्पशन के लिए आता था, तो नया बॉन्ड इशू करके पुराने वाले को पेमेंट कर देते थे। तो ये सारा कार्यक्रम जो है यूके में हुआ था 1820-1822 में। एक कहानी वहाँ पे चली कि साउथ अमेरिका में इतना गोल्ड है, इतना गोल्ड है कि अगर वहाँ का गोल्ड निकल जाएगा और वहाँ का सिल्वर निकल जाएगा तो यूरोप क्या दुनिया भर का सारा डिमांड खत्म हो गया। वहाँ पे एक कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस निकाला, बोला कि हमारे यहाँ पे जो गोल्ड माइंस है, जहाँ बारिश होती है, बारिश होते ही हमारी जो गोल्ड माइंस है वो उसके ऊपर से डस्ट खाली होता है और वहाँ से अंदर का गोल्ड निकल जाता है। किसी ने बोला कि वहाँ पे जब औरतें चलती है और उनका पाँव अगर ढंग से नहीं चले, देख कर नहीं चले, तो पाँव जिस पत्थर पे टकराता है उसको साफ करने पे पता चलता है तो सोने का पीस निकल गया अंदर डायरेक्ट बना हुआ। और उस कारण इतना हो हल्ला हुआ कि गोल्ड प्राइसेस फॉर द मोमेंट ड्यूरिंग द 1820s बोलते हैं कि यूके में कम हो गया, क्योंकि लोग बोले इतना जब सोना आ जाएगा तो सोना का दाम कम होगा। तो कभी भी कोई नई थ्योरी होती है, नई स्ट्रैटेजी होती है, और इसी में एक इकोनॉमिस्ट जो था उसने बहुत पैसे बनाए ड्यूरिंग दिस एरा, उसकी बात कभी और करेंगे। बट ब्रॉडली ये हुआ कि इस बीच में टर्की के ऊपर बात हो गई कि यार टर्की भी अपना बॉन्ड इशू करना चाहता था। टर्की नहीं, ग्रीस, सॉरी, क्योंकि टर्की ने ग्रीस पे कैप्चर किया था और ग्रीक जो थे वो टर्किश को पीछे हटाए थे। और उसके बाद बात हुई कि ग्रीस भी अपना बॉन्ड इशू कैप्चर करना चाहता था, और सारे बॉन्ड वाले यूके में आते थे। और यूके में इसलिए आते थे क्योंकि यूके में पैसा था। तो जहाँ पैसा होगा वहीं प्रॉस्पेरिटी होगी, जहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी वहीं फ्रॉड होगा। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक बात आपको समझ के रखना होगा कि ये सब चीज़ दुनिया में पहले भी हुई है, अभी भी हुई है। हम लोग बेनी मैडॉफ की बात करते हैं जो पॉन्जी स्कीम चलाया था, जिसने ईयर 2000 के लगभग अमेरिका में फिर जेल में गया। तो पॉन्जी स्कीम तो 1820 से चली आ रही है कि जो आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं उसी के पैसे से आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उस समय डिविडेंड और इंटरेस्ट को एक माना जाता था। आप पार्ट पेमेंट ले रहे हैं और नए वाले इशू से पुराने वाले को पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कि पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर बहुत पैसा बनता है, लेकिन पार्टली पेड शेयर्स जो है अभी नहीं, 200, 250, 300 साल पहले से चले आ रहा है। और वही जो मैंने बोला कि स्क्रिप वर्ड वहीं से निकला कि सब्सक्रिप्शन में अगर आप पार्टली पेड शेयर्स है तो वो पार्टली पेड शेयर्स को स्क्रिप बोला जाता है। तो ये BM डेली डिसरप्टर डोज जो हमारा है ये अभी हमारा हुआ नंबर 14। 13 और आएंगे इसके बाद। BMW डिसरप्टर्स जो हमारा स्मॉल केस है वो भी ऑन है। उसके बाद 13 दिन बाद वो बंद हो जाएगा, 14 दिन बाद। उसके बाद वी विल सी व्हाट टू डू, नए रेट पे नए प्राइस पे वापस रीओपन करेंगे। थैंक यू।